दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मैनीटर बाघ की है जो ओडिशा के हिंजिलीकट तहसील, ज़िला गंजाम के गांव गंडोला को अपना शिकार बना रहा था। ये उस वक्त की बात है जब ओडिशा रेवा स्टेट का हिस्सा था और यहाँ राजाओं की हुकूमत चलती थी। इस रोमांचक और खूनी दास्तान के लेखक हैं नवाब नक्शबंदी कमर नकवी साहब। शिकार की दुनिया में उनका नाम केनेथ एंडरसन से कम नहीं था। कह सकते हैं कि वो उनके बराबर के शिकारी थे, जिनकी कहानियाँ आज भी शौक से सुनी जाती हैं। आज हम इसी मैनीटर बाघ की दास्तान सुनने वाले हैं, जो गांव के लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया था। तो दोस्तों, मजीद इस बारे में जानने से पहले अगर आपको ऐसी थ्रिलिंग और सस्पेंस भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों का कभी बाघ से सामना नहीं हुआ, वो ना तो इस शिकार की अहमियत समझ सकते हैं और ना ही उन खतरों का तसव्वुर कर सकते हैं जो इस हौसला आजमा काम में सामने आते हैं। बाहरी तौर पर तो लगता है जैसे ये काम बहुत आसान है। जंगल में जाकर एक मचान बांध लिया, नीचे एक भैंसा या कोई और जानवर चारे के तौर पर बांध दिया, और जब बाघ उस शिकार को मारने आया तो बस राइफल उठाकर गोली चला दी और इंसान बाघ का शिकारी बन गया। लेकिन दोस्तों, असल सच्चाई कुछ और ही है। बाघ के शिकार का इरादा करने से लेकर उसको हलाक करने तक ऐसे अनेक मोड़ आते हैं, जहां एक छोटी सी भूल, एक लम्हे की लापरवाही या अनदेखी शिकारी की अपनी मौत का सबब बन सकती है। इन तमाम खतरों से गुजरते हुए अगर आखिरकार बाघ को मारा जा सके तो ये खुद एक बेहतरीन बहादुरी का कारनामा माना जाता है। और ऐसे कारनामों की तफसील सुनकर बड़े से बड़े सूरमाओं का भी दिल कांप उठता है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बड़े ही जवान मर्द दोस्त ने लंबे अरसे तक मुझसे इस बात का लगातार दबाव बनाए रखा कि मैं उन्हें अपने साथ शिकार पर ले जाऊं। उन्होंने अपनी बहादुरी के बहुत से वाक़यात सुनाए भी, लेकिन मैं जानता था कि ज़बानी बातें और असली शिकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी वजह से मैं उन्हें साथ ले जाने से हमेशा कतराता रहा। और वैसे भी मैं खतरनाक शिकार पर किसी नए या अनुभवहीन आदमी को ले जाने का सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन जब उनका इसलार हद से बढ़ गया तो आखिरकार मैं मजबूर होकर मान गया और वादा किया कि अगली दफ़ा उनको साथ ले जाऊंगा। इसी दौरान रियासत रेवा के जनूबी इलाके गंडोला से एक मैन ईटर बाघ की दहशत की खबरें आनी शुरू हो गईं। रियासत रेवा सूबा ओडिशा का एक हिस्सा है और नए जगह के रूप में मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्प नहीं थी। लेकिन मेरे सूरमा दोस्त, जिनको मैं इस कहानी में जैद के नाम से याद करूंगा, उनका कहना था कि अगर मैं उस मैन ईटर बाघ को मारने का इरादा करूं तो वो सिर्फ पूरे इंतज़ाम का जिम्मा ही नहीं लेंगे, बल्कि मुझे 5,000 रुपये का इनाम भी देंगे, बस इस शर्त पर कि मैं उन्हें अपना हमसफ़र बनाऊं। सौदा बुरा नहीं था, लेकिन एक नए इलाके में मैनीटर का शिकार करना और फिर साथ में एक गैर शिकारी रहीज़ादे को ले जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लगभग 1 साल तक उनका इसरार और मेरा इनकार जारी रहा और आखिर में मजबूरी में मुझे हाँ कहना ही पड़ा। ये ज़िला, जिसमें रियासत रेवा भी शामिल है, खलीज बंगाल के उत्तरी मशरिकी इलाके से जुड़ा हुआ है। मॉनसून की बारिशें यहाँ खूब होती हैं, जिसकी वजह से पहाड़ और जंगल घने और शादाब होते हैं। घने जंगलों में शिकार के लायक बहुत से जानवर भी भरमार में मिलते हैं। रियासत रेवा की एक और ख़ास बात यह है कि इसी के जंगलों से सफ़ेद बाघ जिंदा पकड़े गए। उनकी चमड़ी बिल्कुल रुई के गाले जैसे सफ़ेद और उस पे काली धारियाँ। शिकार की कसरत अपनी जगह थी, लेकिन रेवा के मैनीटर की दहशत और जैद साहब का लगातार इसरार मुझे आखिर उधर रुक करने पर मजबूर कर गया।
गंदोला एक ऐसा कस्बा था जो बड़े ही दुश्वार और खतरनाक जंगलों, पहाड़ी नालों और नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ 400-500 घर थे, यानी 4-5 हजार की आबादी। लेकिन मैन ईटर बाघ की दहशत ने इस छोटे से कस्बे का पूरा निजाम हिला के रख दिया था। न डाक अपने वक्त पर आती थी और ना ही सफ़र आसान था। गंदोला जाने वाली नीम पक्की तंग सी सड़कें घने जंगलों के बीच ऐसी सोई पड़ी थी जैसे समय वहीं रुक गया हो। गंदोला के रहने वाले लोगों में कुछ गरीब थे, कुछ थोड़े अमीर। पूरी आबादी में सिर्फ एक रईस के पास फौज की पुरानी जीप थी। बाकी कुछ के पास थोड़े अच्छे रथ थे, लेकिन ज्यादातर गरीब लोग तो बस मामूली बैलगाड़ियों से ही सफ़र करते थे। और सच कहूँ तो उन खराब सड़कों पर गाड़ी चलाने लायक भी वही थे। लेकिन दोस्तों, मैन ईटर बाघ की जुर्रत और उसकी दहशत दिन ब दिन बढ़ रही थी। हालत ये हो गई कि डाक लाने ले जाने वाली जीप पर भी सफ़र महफूज नहीं रहा। एक दिन जब डाक की जीप गंदोला से 6 मील उत्तर के एक उमक नाले से गुजर रही थी, तभी अचानक उसके पास के बुलंद किनारे से मैन ईटर बाघ का शिकार ढूंढता सर उभर कर सामने आया। और उससे पहले कि जीप में बैठे 5 आदमी कुछ समझ पाते, बाघ एक लम्हे में जीप के अंदर कूद गया। 2 आदमी तुरंत उसके बोझ के नीचे दबकर जान से हाथ धो बैठे। ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़कर जान बचाने की कोशिश की और कूद गया, लेकिन एक और आदमी को बाघ ने गर्दन से दबा लिया। जीप, जो कि अभी तिरछी चढ़ाई पर खड़ी थी, बेकाबू होकर एक तरफ झटके से मुड़ गई। इंजन बंद हो गया और जीप वहीं रुक गई। बाघ अपना शिकार दांतों में दबाकर एक तरफ कूद गया। उसके वजन और उस जबरदस्त झटके से जीप उलट गई। 5वां आदमी, जो जीप के उलटने के वक्त बीच में दबा था, किस्मत से अलग गिर गया। वो किसी तरह खुद को संभालते ही ड्राइवर के पीछे पीछे गंदोला की तरफ भाग गया। राजा साहब रेवा ने एक दफा खुद भी मैन ईटर को मारने की कोशिश की। कई मकानों पर हांके कराए, रात रात भर मचान पर बैठे रहे, लेकिन बाघ इतना चालाक था कि कभी सामने आया ही नहीं। रियासत के कई और उमरा भी लंबे अरसे तक उसके शिकार में लगे रहे, पर सब बेकार। जाफरी साहब, जो पटना के मशहूर रईस थे और शिकार के शौकीन लोगों में बहुत मकबूल थे, उन्होंने भी कोशिश की। राजा साहब रेवा ने प्रजा के दुख दर्द देखकर फौज का एक दस्ता तैनात किया। एक बख्तरबंद गाड़ी के साथ ये फौज दिन रात तीनों सड़कों पर 20-25 मील तक गश्त करने लगी, ताकि लोगों की जान बची रहे। लेकिन दोस्तों, इससे भी कुछ न हुआ, बल्कि उल्टा 2 सिपाही भी मैन ईटर के शिकार बन गए। और सही बात तो ये है कि अगर फौजी दस्ता ही मैन ईटर को मारने लगे तो फिर शिकार का असली रूप ही खत्म हो जाता। आखिरकार राजा साहब ने ये गश्त बंद कर दी। गंदोला की इतनी बड़ी आबादी सिर्फ घरों में बंद होकर नहीं रह सकती थी, और ना ही पूरी दुनिया से किनारा कश हो सकती थी। आखिरकार कोई न कोई हर दिन इधर उधर निकलता ही था, और लगभग रोजाना एक बेचारा इंसान उस खूनी बाघ के हत्थे चढ़ ही जाता था। राजा साहब रेवा ने 2 एक मशहूर पेशावर शिकारियों को भी बुलाने की कोशिश की, जिनमें केनेथ एंडरसन का नाम भी खास अहमियत रखता है। लेकिन कोई भी अपने काम छोड़कर आ न सका, और ये किस्सा और लंबा होता गया। आखिरकार रियासत के नायब मुहतमिम जंगलात को राजा साहब के हुक्म से इस बला से निपटने के लिए खुद गंडोला आना पड़ा। नायब मुहतमिम एक अच्छे शिकारी और जिगर वाले आदमी थे। उन्होंने सबसे पहले वही पुराना तरीका अपनाया जो आमतौर पर किया जाता है।
कई जगहों पर भैंसे बेट के तौर पर बांधे गए। उनमें से एक को मारा भी गया और उसी जगह एक बुलंद दरख्त पर मचान बंधवाकर मोहतमिम रात भर बैठ गए। भैंसे की लाश को सामने रखकर उन्होंने रात भर आंख भी न झपकी। दिल में सपने बसाए बैठे थे कि बाघ आए और उनकी गोली का निशाना बने, लेकिन दोस्तों उनके सपने अधूरे ही रह गए। सुबह की पहली किरण ने उनके अरमानों का चेहरा धूल से भर दिया। न बाघ आया न शिकार हुआ। थके हारे मोहतमिम ने मचान छोड़ा और उदास होकर गांव लौट गए। शिकार तो ना हो सका, लेकिन उनके दिल में बाघ की दहशत जरूर घर कर गई थी। 15 दिन तक गंडोला में कोशिश करने के बाद उन्होंने अपनी नाकामी की एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी, जिसमें अपनी खोखली कोशिशों की तभील दास्तान को कलम के हवाले कर दिया। रिपोर्ट राजा साहब की खिदमत में पेश कर दी गई। रेवा की रियासत में शिकार ममनू था, इसीलिए मुझे खुद रेवा पहुंचकर राजा साहब से इजाज़त लेनी पड़ी। उन्होंने बड़े शफ़क़त के साथ मेरा स्वागत किया। सिर्फ इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि ये भी वादा किया कि रियासत के सब अफसर मुझे हर तरह की सहूलत देंगे, बेट के लिए मुफ्त भैंसे बलेंगे, और जब तक मैं रियासत में रहूँगा मुझे शहनशाही मेहमान समझा जाएगा। मैं ज़्यादा तकल्लुफ़ पसंद नहीं था, इसलिए कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन राजा साहब ने मुस्कुराते हुए और थोड़ी सी नाराज़गी दिखाते हुए कहा कि ये उनका हुक्म है और मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर उन्होंने पूछा कि गंडोला कब जाना है। मैंने तुरंत अगले दिन ही रवाना होने की ख्वाहिश बताई। इस पर उन्होंने कहा कि अपने बॉडीगार्ड के साथ एक फ़ौजी दस्ता भी भेजेंगे जो मुझे हिफाजत के साथ गंडोला पहुंचाए। मैंने अर्ज़ की कि ये ज़रूरी नहीं। मैं गंडोला इसलिए नहीं जा रहा था कि फ़ौज और बॉडीगार्ड मेरे साये की तरह घूमते रहें। ये तो शिकार के असल मकसद के खिलाफ था, लेकिन फिर भी हुक्म जो था उससे बदला नहीं जा सकता था। जब मैं गंडोला पहुंचा तो वहां के अफसर यानी तहसीलदार और नायब अफसर खुद मेरी खिदमत में खड़े थे। मुझे तहसील के बंगलानुमा मेहमान खाने में ठहराया गया, जहां हर तरह का आधुनिक सामान मुहैया था। शाम को गंडोला का अफसर आला, जिसे मैं नाजिम कह रहा हूँ, मेरे पास चाय पीने आया। उसके हाथ में पुलिस की वो रिपोर्टें थी जो मैन ईटर बाघ की दहशत और उसकी हादसा खेया कहानियाँ लिखकर भेजी गई थी। शायद राजा साहब का हुक्म था कि मुझे तमाम वाक़यात का डिटेल रिकॉर्ड दिखाया जाए। चाय के दौरान हम मुख्तलिफ बातों पर गुफ्तगू करते रहे। नाजिम खुद शिकार के आदमी नहीं थे, इसलिए मुझे ख़ास मालूमात नहीं दे पाए। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने पूछा, क्या आप एक पटवारी से मिलना पसंद करेंगे जो कल ही बाघ के चुंगल से बचकर आया है? मैंने तुरंत हाँ की। उन्होंने कहा, मैंने उसे बुला रखा है, शायद बाहर ही होगा। फिर सिपाही को आवाज़ दी गई और पटवारी को अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने आया, तंदुरुस्त और अच्छी सेहत वाला। उसको देखकर नाजिम बनवारी लाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्होंने अपने दिल में सोचा हो कि अब असली वाकया सुनने का वक्त आ गया है। पटवारी का नाम धीरज था। उसकी शक्ल देखकर पहले तो लगता था जैसे एक सादा सा गांव वाला हो। धीरज को देखकर बनवारी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, धीरज राम अब आपको अपनी आंखों देखी कहानी सुनाएगा। धीरज जरा घबरा सा गया, लेकिन फिर अपनी आप बीती बयान करने लगा। जनाब, मैं पटवारी होने के नाते चालनी गांव गया था। वापस आते आते देर हो गई। 2 बजे दोपहर को मैं छुट्टी और मेरे साथ 6 सिपाही, 2 सौदागर, 2 चपरासी, 1 हरकारा और चालनी का नंबरदार था। हम कुल मिलाकर 12 आदमी थे। हम 2 बैलगाड़ियों पर सवार थे और गाड़ियां जानबूझकर तेज चलाई जा रही थीं ताकि जल्दी से गांडोला पहुंचा जा सके। वैसे तो फासला सिर्फ 6 मील का था, 1-1.5-2 घंटे का सफ़र। लेकिन जब गांडोला सिर्फ 2-3 मील दूर रह गया तो अचानक पास के जंगल से मोर की चीख सुनाई दी।
उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे वो डर कर किसी को खबर दे रहा हो। धीरज ने कहा, सरकार, आप जानते होंगे, मोर और बाघ की दोस्ती कभी नहीं होती। मोर जब इस तरह चीखता है, इसका मतलब होता है बाघ आसपास है। मैं तुरंत अपने साथियों को होशियार कर दिया। ये सुनकर सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगे। सिपाहियों के पास तोड़ेदार बंदूकें थीं, उन्होंने गोलियां भरकर तैयार कर ली। हम सब ने ढोल और ताशा बजाना शुरू कर दिया ताकि शोर शराबे की वजह से बाघ हमारी तरफ ना आए। बैलों को और तेज भगाया गया ताकि हम फासले को जल्दी कट लें। लेकिन हुजूर, बुरा वक्त कहाँ रुकता है। एक गाड़ी का धुरा भाग दौड़ में टूट गया, दूसरी गाड़ी भी रुकवानी पड़ी। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी से उतरकर टूटे हुए धुरे को निकाले और पेड़ की शाख काटकर नया धुरा बनाए। काम लंबा भी था और खतरा सर पर मंडरा रहा था। मैं गुस्से में बोला, ऐसे बेकार बैठकर बाघ का इंतजार करने से क्या फायदा? इससे तो और खतरा बढ़ेगा। चलो उतरो और तुरंत धुरा लगाओ। लेकिन हुजूर, मेरी बात किसी ने ना सुनी। आखिरकार मुझे ही खुद गाड़ी से उतरना पड़ा। मैं टूटे हुए धुरे का बैल खोल ही रहा था कि अचानक मुझे हाजत महसूस हुई। डर के मारे मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा था। बनवारी लाल, जो ये कहानी सुना रहा था, उसने मुस्कान छुपाने के लिए रुमाल मुंह पर रख लिया। धीरज ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, सरकार, मुझे लगा अगर मैं अलग बैठता हूं तो बाघ आ सकता है, इसलिए वहीं खड़े खड़े धोती में ही फारिग हो गया। फिर 2-3 सिपाही भी उतरे और बड़े मुश्किल से दूसरा धुरा गाड़ी में जोड़ा गया। बैल वापस गाड़ी में जोते जा चुके थे कि अचानक हुजूर, पास के जंगल से एक ऐसी धाड़ गूंजी जैसे पूरा जंगल हिला दिया हो। बैल डराकर बेकाबू हो गए और भाग निकले। कुछ लोग दौड़कर गाड़ियों पर चढ़ गए और मैं अकेला रह गया। मैं चीखता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन बैल अपनी जान छुड़ाकर ऐसे भागे कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। जब मैं इधर उधर देखता हूं तो समझता हूं कि अब मैं बेयार और मददगार हो चुका हूं। फिर एक और दहाड़ गूंजी, इस बार और करीब से। सरकार, अब मेरी धोती पूरी तरह खराब हो गई थी। मौत मेरे सर पर तलवार की तरह लटक रही थी। मेरे पास ही एक इमली का बड़ा पेड़ था। मैं लपक कर उस पर चढ़ गया। जितना ऊंचा चढ़ सकता था मैं चढ़ा। शाखों में फंसकर सांस रोक ली और चुपचाप बैठ गया। मैं धीरज के बयान के मजाकिया पहलू को नजरअंदाज कर रहा था। मेरा ध्यान सिर्फ उस बाघ की हरकत पर था। आप सब जानते हैं, मैन ईटर बाघ अपने शिकार पर घात लगाता है, करीब आता है और बिजली की तरह हमला करता है। लेकिन वो कभी भी पहले से दहाड़कर अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करता। ये बात मैन ईटर की फितरत के खिलाफ है। और जो बाघ इस तरह दहाड़कर अपने कुर्बत का इजहार करे, वो मैन ईटर के अलावा कोई और बाघ ही हो सकता है। लेकिन जो जगह धीरज ने बयान की थी, वही इलाका था जहां मैन ईटर बाघ अक्सर घूमता था। यही उसकी असली ममलिकत थी। और बाघ की ममलिकत में दूसरे किसी बाघ की घुसपैठ लगभग नामुमकिन होती है। हर बाघ अपने लिए एक अलग शिकारगाह बनाता है। ये इलाका आमतौर पर 15 से 20 मुरब्बा मील तक होती है। इस ममलिकत में वो बेताज बादशाह होता है, तब तक जब तक कोई और ज्यादा ताकतवर बाघ उससे ललकार कर शिकस्त ना दे और उसकी जगह ना ले। और इस ममलिकत में दूसरा बाघ कदम भी रखे, ये मुमकिन नहीं होता। कभी कभी हाँ, कोई बाघिन अपने बच्चों के जन्म के दिनों में या उनकी परवरिश के वक्त ममलिकत में रहती है। उस वक्त तक जब तक बच्चे 2-3 साल के नहीं हो जाते। बाकी जिंदगी में बाघ अकेला ही रहता है।
उसका जीवन शिकार, आराम और जंगल के दौरा पर आधारित होता है। दिन का ज़्यादातर हिस्सा वो घनी झाड़ियों में, बड़े दरख्तों के नीचे या किसी तालाब के किनारे सुकून से सोकर गुजार देता है। रात का वक्त उसका असली दौर होता है। तब वो अपनी ममलिकत के कोने कोने का मुआयना करता है या बेमकसद जंगल में भटकता रहता है। चाहे बाघ सो रहा हो या जाग रहा हो, उसका रौब और दबदबा उसकी ममलिकत में हमेशा बना रहता है। इस बात को समझाने के लिए एक वाकया याद आता है। वाकया बाघ का नहीं, लेपर्ड का है, लेकिन मिसाल समझाने के लिए बेहतरीन है। झेरम की पहाड़ियों में लेपर्ड भी होते हैं और बकसरत और हडियाल भी। लाटीला जोगी से आगे जो रख मराला और रख नीली के दरमियान का हिस्सा है, वो शिकार के लिए मशहूर है। बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ और शिकार की भरमार। मैंने खुद उस इलाके में 2 निहायत हसीन शिकार किए हैं और ज़रा और आगे चूने की एक कान के पास एक बड़ी सी हडियाल का शिकार भी किया था। उसके खूबसूरत सींग अभी तक मेरे ड्राइंग रूम की शान बनकर लगे हुए हैं। बाघ तो वहाँ नहीं थे, लेकिन लेपर्ड थे, और यकीन मानिए, लेपर्ड और बाघ में सिर्फ जिस्म का फ़र्क है। जो रोब और दबदबा आपको बाघ में नज़र आता है, वही लेपर्ड में भी होता है। लेकिन जब मंगला डैम की तामीर शुरू हुई, पत्थर तोड़ने का काम चला, तो वहाँ का शिकार भागना शुरू हो गया। और फिर जो अंग्रेज़ और अमरीकी इंजीनियर्स वहाँ आए थे, उन्होंने भी शिकार करना शुरू कर दिया, और शिकार भी ऐसे जैसे कोई हद ही ना हो। सफ़ेद चमड़ी वालों के सामने गरीब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर क्या कर लेता, क्या चालान बनाता, क्या रोक लगाता। उस वक्त नियाज़ मोहम्मद साहब गेम वार्डन थे। कभी कभी हिम्मत करके वो खुद जाते और 1-2 चोर शिकारियों पर चालान भी करते। सुना है अब अमरीकियों ने पोचिंग बंद कर दी है उस इलाके से शिकार का सफाया करने के बाद। बहरहाल, एक दिन मैं वहीं घूम रहा था। मेरे सामने एक हडियाल था। दोस्तों, हडियाल एक किस्म का हिरन होता है, और मैं उसका ताकुब कर रहा था। कभी झाड़ियों के पीछे छुपकर, कभी ज़मीन पर रेंगता हुआ मैं कोशिश में था कि हडियाल मेरी जद में आ जाए और मैं तुरंत फायर कर दूं। हडियाल भी अपनी फितरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मैंने भी ताकुब जारी रखा। 2 पहाड़ियों के दरमियान एक तंग सी घाटी थी, जहाँ से एक चश्मा ना जाने कहाँ से लहराता हुआ आ रहा था। उस जगह पर जंगली बेर के दरख्त और घनी झाड़ियों ने मिलकर एक ऐसा घना और खौफनाक कोना बना दिया था, जहाँ धूप तक मुश्किल से पहुँचती थी। हवा ठंडी थी, ज़मीन पर गहरा साया, और 2-4 ऊंचे बड़े दरख्त बीच में खड़े थे। अजीब बात ये थी कि हडियाल पहाड़ पर चढ़ने के बजाय सीधा उस घने जंगल में घुस गया। अक्सर हडियाल ऐसे घने झुंडों से दूर ही रहता है, लेकिन आज जाने क्यों वो उसी अंधेरे और सायादार जंगल में घुस गया। मुझे लगा शायद मेरे लिए ये एक आसान मौका होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है। जब शिकारी ऐसे घने झुंडों में जानवर का पीछा करते हैं, तो एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर शिकारी सीधा खड़ा हो, तो उससे दूर का मंजर साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो थोड़ा झुक कर देखे, तो दूर तक नज़र पहुंच जाती है। जानवर क्योंकि नीचे होता है, शिकारी की टांगें तुरंत देख लेता है और भाग निकलता है। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे जंगल में शिकारी रकू की हालत में आगे बढ़े। इस तरह दरख्तों के नीचे नीचे दूर तक नज़र आ सकता है। लेकिन अगर शिकार बाघ का हो, तो ये तरीका खुदकुशी साबित हो सकता है। अगर साथी हो, तो बेहतरीन है कि वो झुककर देखने का काम करे और असली शिकारी अपने आप को दुश्मन के सामने लड़ने के लिए तैयार रखे। काफ़ी देर तक घाटी से गुजरते गुजरते चश्मा अब एक तरफ बहने लगा था। किनारे सायादार और थोड़े फराग थे।
मैं बड़े एहतियात से कभी झुककर देखता, कभी सामने की शाखें हटाकर झांकता। और फिर एक पल ऐसा आया जो जिंदगी भर याद रहने लायक था। मैंने चंद शाखें हटाकर देखा तो सिर्फ 25 गज के फासले पर एक खुली जगह में हडियाल खड़ा था। उसका पूरा जिस्म बिल्कुल झपट मारने की हालत में था। आगे के दोनों पैर थोड़े से झुके हुए, पिछला बदन टांगों पर तुला हुआ और आंखें किसी चीज पर जमा कर। ऐसा लग रहा था जैसे हडियाल की हर हरकत जम गई हो, जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि हडियाल इस तरह जम क्यों गया है। मैं बिना आवाज किए और आगे बढ़ा और फिर मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। बस 10-12 गज दूर एक बड़ा काला लेपर्ड लिबान की तरह घास में दबकर बैठा था। शायद पहले वो सो रहा था, लेकिन अब बिल्ली की तरह अपने आगे के पैरों पर झुककर हडियाल पर झपट मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब मुझे राज समझ में आया। हडियाल के ना भागने की वजह ये थी कि वो अचानक लेपर्ड के सामने आ गया था। उस पर ऐसी दहशत छाई थी कि भागना भी उसने भुला दिया था। उसका पूरा बदन वहीं जम गया, बिल्कुल पत्थर की तरह। और दोस्तों, उस पल जंगल की सांस थम गई थी। एक तरफ हडियाल बिल्कुल जमकर खड़ा था, दूसरी तरफ लेपर्ड उस पर झपट मारने के लिए तैयार था, और मैं सिर्फ कुछ कदम दूर इन दोनों के बीच मौत का तमाशा देख रहा था। आखिर इस घमासान का अंजाम क्या होगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।